दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में 16 दिनों में शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई है। 10 अगस्त को राज्य के शहरी इलाकों में 19% कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, जो कि 27 अगस्त को बढ़कर 39% हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 10 अगस्त को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 81% कोरोना संक्रमित मरीज थे, जबकि ग्रामीण इलाकों में 27 अगस्त तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो गई है और ये 61% हो गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार 10 अगस्त तक राज्य में 82,741 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई थी, जबकि 27 अगस्त तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,28,850 हो गई। इस प्रकार 16 दिनों में राज्य में कुल 46,109 संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। इनमें ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। बिहार की सियासत का रूप ही अलग है। जी हां, ये कभी थमता ही नहीं है। महागठबंधन से निकलने के बाद लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हम प्रमुख जीतन राम मांझी कहां जाएंगे। जैसे ही मांझी ने एनडीए का पार्टनर बनने की इच्छा जग जाहिर की, हम में बगावत शुरू हो गई है। जी हां, हम के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने बगावत के शोर तेज कर दिए हैं। हम के नेता ने कहा है कि महागठबंधन में ही रहेंगे। जी हां, एनडीए में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं एनडीए में जाने के जीतन राम मांझी के फैसले के साथ नहीं हूं। उपेंद्र प्रसाद ने यहां तक कह दिया है कि हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश की आधी कमेटी भी महागठबंधन में ही रहेगी। विरोध कर रहे नेताओं पर अब मांझी खुद संज्ञान में ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन नेताओं ने पार्टी लाइन के विपरीत जाकर यह बयान दिया है, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दानिश रिजवान ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें बाहर किया गया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2019 पूर्ण परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जी हां, बिहार बोर्ड की वेबसाइट www.bsabstet2019.in और बिहार बोर्ड online.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड किया जा सकता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। परीक्षा 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच बिहार राज्य के पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर एवं पूर्णिया जिला मुख्यालय में 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। दोस्तों बिहार के बेरोजगारी का आलम सब जानते हैं। जी हां, सबसे बड़ी परेशानी बेरोजगारी लोगों की है, जो भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। सरकार अपने स्तर से विभिन्न प्रकार के दावे कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी का आलम पूरे राज्य में ऐसा है कि लोगों की जुबान पर केवल एक ही शब्द बैठा हुआ है, चाहे जैसा हो काम दिला दो। चुनाव के समय में ये बेकारी नीतीश कुमार पर बहुत भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को विभिन्न प्रकार के आर्थिक पैकेज दिए जाने की घोषणा के बावजूद लोग उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जी हां, यानी कि सीएम नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष पूरी शिद्दत के साथ इस मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर रख रहा है, जो विपक्ष का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेरोजगारी पर बात करने से डरते क्यों हैं? क्या बिहार को बेरोजगारी का मुख्य केंद्र बनाने के बाद उन्हें शर्म आती है? उन्होंने आगे कहा है कि क्या नौकरियों में धांधली और बिहार के उद्योग धंधों को बंद कराने के बाद भी युवाओं को भ्रमित करके और अधिक ठगना चाहते हैं? चुनाव के समय युवाओं को भ्रमित करना कोई नई बात नहीं है। चुनाव आते हैं, विभिन्न प्रकार की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, साथ ही उन्हें अन्य धार्मिक मुद्दों में उलझाकर वोट लेने का प्रयास किया जाता है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल के दाम में कटौती की है। कई दिनों के बाद डीजल के दाम में कटौती हुई है। बिहार में डीजल के दाम में आज 16 पैसे की कटौती हुई है। हालांकि पूरे देश में आज पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कल भी पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार आज बिहार में 1 लीटर डीजल के दाम 80 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में 79 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में 1 लीटर डीजल 76 रुपये 90 पैसे में मिलता है। बिहार में आज 1 लीटर पेट्रोल के दाम 88 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल 83 रुपये 57 पैसे और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल 50 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है।
पूरे देश में कोरोना के मरीज का आंकड़ा 38 लाख के पार हो गया है। एक दिन में भारत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड 83,883 नए मरीज मिले हैं। इसके पहले 29 अगस्त को सबसे ज्यादा 78,489 मरीज मिले थे। जी हां, अब तक 38,53,407 लोग संक्रमित की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 8,15,538 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 67,376 मरीजों की जान जा चुकी है। अब तक 29,70,493 लोग इस संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं और अपने अपने घर जा चुके हैं। बिहार में किसानों को खेती की सिंचाई के लिए निजी नलकूप योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है। इसके लिए किसानों को बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना है। जी हां, खबर के मुताबिक नलकूप लगाने पर 15 से 53,000 तक सब्सिडी देने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान भी किया गया है। बिहार में बहुत से किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत सेलो नलकूप के बोरिंग के लिए 100 रुपए प्रति फीट की दर से अधिकतम 15,000 तक अनुदान दिया जाता है। वहीं मध्यम गहराई के नलकूप बोरिंग के लिए 182 रुपए प्रति फीट की दर से अधिकतम 35,000 अनुदान मिलेगा। वहीं 230 फीट से अधिक बोरिंग कराने वाले किसानों को लगभग 35,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। आधिकारिक वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है। जी हाँ, अगर आप नलकूप बोरिंग के लिए अनुदान लेना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं तथा इसके बारे में पूरी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। महागठबंधन से किनारा कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी बुधवार को एनडीए में शामिल हो गए हैं। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके जीतन राम मांझी का स्वागत किया है। साथ ही सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी घेरा है। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि चुनाव आयोग ने अभी तक बिहार विधानसभा का चुनाव कराने के बारे में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं किया है, लेकिन चुनाव टालने की दलील देने वाले पार्टी और महागठबंधन में भगदड़ मची है। उन्होंने लिखा है कि लालू प्रसाद यादव की चुनावी ब्रांड वैल्यू 0 हो चुकी है, यानी कि लालू प्रसाद यादव की चुनावी ब्रांड का अभी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए 5 एमएलसी और 7 विधायक आरजेडी छोड़ चुके हैं। जीतन राम मांझी जी का महागठबंधन छोड़ना साबित करता है कि जेल से चलने वाली पार्टी दलितों पिछड़ों का भला नहीं कर सकती। मांझी जी का एनडीए में स्वागत है। बिहार की सियासत इन दिनों रांची के रिम्स अस्पताल में शिफ्ट हैं। बिहार चुनाव में टिकट पक्का कराने के लिए लालू प्रसाद यादव से मिलने आने वाले लोग अब झारखंड की हेमंत सरकार के लिए भी सरदर्द साबित होने लगे हैं। तो सरकार ने अब लालू के बंगले के बाहर निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में बुधवार को लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची आई बिहार के बाराचट्टी के विधायक समता देवी को रांची जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया है। विधायक के साथ उनके 2 बॉडीगार्ड और 1 महिला सहायक को भी क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव के बंगले के बाहर और आसपास मजमा लगाने वाले अन्य लोग भी सख्ती में आ गए हैं। दोस्तों, अब फोन पर बात करने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे क्योंकि प्लान जल्द ही महंगे हो सकते हैं। इंडस्ट्री अनुमान के मुताबिक अगले 7 महीनों में एयरटेल और वोडाफोन को एडजस्ट किए गए हैं और ग्रॉस रेवेन्यू का 10% देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर को 31 मार्च 2021 तक एडजस्ट किए गए ग्रॉस रेवेन्यू का 10% भुगतान कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बाकी अमाउंट को 31 मार्च 2022 तक 10 किस्तों में देने का फैसला सुनाया है। बिहार में दलित वोट की पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को वर्चुअल रैली कराने वाले हैं। ठीक उसी दिन एनडीए के घटक दल यानी कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार संसदीय दल की बैठक बुलाई है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। दोनों के बीच कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही है। सीट बंटवारे पर कोई बात नहीं हो रही है। दोनों दलों के बीच तल्खी इतनी बढ़ चुकी है कि कोई बीच बचाव भी नहीं कर रहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि उनका गठबंधन बीजेपी से है। इस पर जेडीयू ने शुरुआती दौर में प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन अब जेडीयू का कोई प्रवक्ता बयान नहीं दे रहा है। जेडीयू ने चिराग पासवान के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन अंदर ही अंदर चिराग का कार्ड भी निकाला जा रहा था। जी हां, नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से नजदीकियां बढ़ा रहे थे और अब मांझी एनडीए में शामिल हो गए हैं। साथ ही साथ कहा है कि उनका गठबंधन जेडीयू से है। जाहिर है कि जिस तरीके से चिराग बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, उसी तरीके से नीतीश कुमार ने भी एक बड़े दलित चेहरे को सामने रखकर जवाब दिया है।
जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और पप्पू यादव समेत किसी भी भाजपा कार्यकर्ताओं के पक्ष में चुनाव प्रचार कराने बिहार जा सकते हैं, यानी कि बिहार आ सकते हैं। सरयू राय ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सार्थक भूमिका निभाऊंगा, जिसने मेरा समर्थन किया उसका उधार चुकाऊंगा। लालू, नीतीश, पप्पू, नरेंद्र सिंह अखलाक कहीं बोलेंगे तो जाऊंगा। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सरयू राय को भाजपा से टिकट नहीं मिला तो वह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़े। इनके समर्थन में जेडीयू ने न केवल उम्मीदवार वापस लिया था बल्कि जदयू कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रचार भी किया था। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में जोर शोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां डिजिटली मजबूत कैसे बने इस पर फोकस कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर वर्चुअल रैलियों के लिए प्लानिंग तैयार की जा रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद इस बार का बिहार चुनाव पहले के चुनाव से काफी अलग हटकर होने वाला है। बिहार में अगले कुछ दिनों में वर्चुअल रैलियों की भरमार होने वाली है, इसलिए बिहार में एलईडी और स्मार्ट टीवी की डिमांड बढ़ गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां वर्चुअल रैलियों का सेटअप तैयार करने वाली एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले एजेंसियों ने बिहार में एक अलग ही तरीका ढूंढ निकाला है। एजेंसियों ने गाँव से ही एलईडी टीवी किराए पर लेकर लगाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कुछ राजनीतिक पार्टियों ने स्वीकार भी कर लिया है। आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला करीब तय हो चुका है। फॉर्मूला 2 स्तरीय है, जहां फॉर्मूले के तहत राजद अपने कोटे से वीआईपी और वाम दलों को सीटें देंगे, जबकि कांग्रेस कोटे में निर्धारित सीटों में ही रालोसपा की हिस्सेदारी होगी। जानकारी के मुताबिक राजद कोटे से तीनों समाजवादी दल मसलन सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले को सीटें दी जा सकती है। 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कुछ सीटें मुकेश सहनी नेतृत्व वाले वीआईपी दल को भी दी जाएगी। आरजेडी ने अपने ही कोटे से बीएसपी और दूसरे छोटे छोटे दलों के लिए भी कुछ सीटें रखी है, जिन्हें रणनीति के तहत महागठबंधन का हिस्सा बनाया जा सकता है। इस तरीके से आरजेडी खुद करीब 130 से 135 सीटों पर उतर सकता है। महागठबंधन का दूसरे बड़े दल कांग्रेस को अपने कोटे से रालोसपा को संतुष्ट करना है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दोनों बड़े दलों में इस बात पर सहमति है कि सीटों का आवंटन का आधार दलों के पास विधानसभा क्षेत्र विशेष उम्मीदवार योग्य चेहरा होनी चाहिए। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम सिलाई मशीन स्कीम चलाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत महिलाएं फ्री में सिलाई मशीन ले सकते हैं और कपड़ा सिलने का काम कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में रहने वाले गरीब महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है। अगर कोई महिला इस स्कीम के तहत फ्री सिलाई मशीन लेना चाहती है तो वे ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए 30 दिनों के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में सिलाई मशीन के लिए पैसा आ जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की महिलाओं को फ्री में मशीन का लाभ मिलता है। वहीं बिहार की विधवा और विकलांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती है, जहां इसके लिए बस ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट लिंक आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है, या फिर आपको बता दे रहे हैं वेबसाइट है www.india.gov.in, जहां इस वेबसाइट के जरिए दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आपको डालकर सबमिट कर देना है और आपके अकाउंट में सिलाई मशीन के लिए पैसा आ जाएगा। बिहार सरकार ने बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली लागू किया है। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि नई सेवा शर्त नियमावली में नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों के लिए कई सुविधाएं दी गई है, जहां उनकी वेतन बढ़ोतरी से लेकर प्रमोशन, ट्रांसफर और ईपीएफ की सुविधा दी गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में 21 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन बिहार के शिक्षक नई सेवा शर्त नियमावली से खुश नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड और वन नेशन वन ग्रिड के बाद अब वन नेशन वन टैरिफ की मांग जोर पकड़ने लगी है। उपभोक्ताओं के साथ अब कई राज्य सरकारें भी वन नेशन वन टैरिफ की मांग करने लगी है। इन राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकार को नई टैरिफ पॉलिसी में पूरे देश में बिजली का एक दर विचार करना चाहिए। इन राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकार को नई टैरिफ पॉलिसी में पूरे देश में बिजली की एक दर पर विचार करनी चाहिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ की बैठक में कार्यसूची के मुताबिक बिहार सरकार ने बैठक के दौरान इस विषय को उठाया था। बिहार का कहना था कि वन नेशन वन ग्रिड और वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर वन नेशन वन टैरिफ होनी चाहिए।
हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी महागठबंधन से मोहभंगा करके एनडीए के पाले में आ गए हैं। मांझी बुधवार को जेडीयू के साथ गठबंधन हो गया है, लेकिन मांझी की एंट्री से एलजेपी नाराज चल रहे हैं। जी हां, ये नाराजगी नीतीश कुमार की मुश्किलें पैदा कर सकती है। मांझी की एनडीए में अचानक हुई एंट्री से एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नाराज हो गए हैं। ये नाराजगी इस कदर हो गई है कि वे जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ वह अपना उम्मीदवार भी उतार सकते हैं। इसको लेकर पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। 7 दिसंबर को दिल्ली में एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ का पानी उतरने के बाद हालात में सुधार हो रहा है। इस बीच सरकार का दावा है कि 16 लाख से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों के बैंक खाते में ग्रेजुएट रिलीफ के तहत 6,000 रुपए भेज दिए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि बाढ़ की हालात में सभी जगहों पर काफी सुधार हो चुका है। उन्होंने बताया कि नदियों के बड़े जलस्तर से बिहार के 16 जिलों के कुल 130 प्रखंडों की 1333 पंचायतों के 83,62,451 लोग प्रभावित हुए थे। पटना से हवाई यात्रा करने वाले लोगों को जल्द ही कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का काम जोरों पर है। लॉकडाउन की वजह से पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के बनने में 1 साल देर हो गया है। दरअसल इसे 2022 में ही पूरा होना था और अब ये मार्च 2023 में बनकर तैयार होगा। 12 से 16 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होने के बाद पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़कर 80 लाख यात्री सालाना हो जाएगी, जो कि अभी 45 लाख है। एयरपोर्ट प्रशासन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नई सुविधा के तहत 14 एयरक्राफ्ट पार्किंग बे बनेगा, साथ ही 5 एयर बेस बनेगा। नए भवन में 52 चेक इन काउंटर बनेंगे, 5 कन्वेटर बेल्ट रहेगा, लिफ्ट और एस्केलेटर भी रहेगा। 7 लाख वर्ग फीट में बेसमेंट G+2 बन रहे इस नए भवन की ऊंचाई 25 मीटर होगी। बिहार में मानसून की स्थिति सामान्य है। बृहस्पतिवार को पटना सहित पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश हुई है। बिहार में कल दिन भर गर्मी और उमस रही। प्रदेश में कई स्थानों पर सुबह से आकाश में बादल छाए हुए रहे। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके बाद मौसम साफ रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून के मौसम में स्थानीय कारणों से अचानक बारिश भरे बादल आते हैं और बरसकर चले जाते हैं। करीब 3 से 4 घंटे पहले ऐसी बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है, जहाँ पूरे प्रदेश में आकाश में बादल छाए हुए रहेंगे। कई स्थानों पर हल्की तो कई जगह पर मध्यम बारिश हो सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कुमार के अनुसार बिहार में मानसून सामान्य है। अगले 3 दिनों तक मध्य या हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि मूसलाधार बारिश के आसार नहीं जताए गए हैं। जी हां, इस दौरान पूरे प्रदेश में आकाश में बादल छाए हुए रहेंगे। कुछ स्थानों पर स्थानीय कारणों से अचानक तेज बारिश होने की संभावना है। वैश्विक महामारी कोरोना से बिहार अछूता नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में जांच की बढ़ती संख्या, जागरूकता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में पहले से ज्यादा सुधार ने अब बिहार में कोरोना से लड़ने को आसान जरूर बना दिया है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण कम हुआ है, जबकि शहरी इलाकों में भीड़ और लापरवाही ने संक्रमण को 20% तक भी बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कुल 1969 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की इस प्रकोप की वजह से जान चली गई है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात करें तो 24 घंटे में 2029 मरीज इस संक्रमण को मात देकर अपने अपने घर लौट चुके हैं। इन आंकड़ों के साथ ही अब तक संक्रमण का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,40,234 पर पहुंच गया है। अब तक कुल ठीक हुए लोगों की बात करें तो 1,23,404 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 16,107 है। बैंकिंग सेक्टर में सरकार जल्द ही निजीकरण का राह पर तेजी से आगे बढ़ सकती है। नीति आयोग ने बैंकों के निजीकरण का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। आयोग ने केंद्र सरकार को 4 सरकारी बैंकों पर ही अपना नियंत्रण रखने का सुझाव दिया है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक शामिल है। इसके अलावा आयोग ने 3 छोटे सरकारी बैंकों, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक का प्राथमिकता के आधार पर निजीकरण करने की सलाह दी है। जी हाँ, अन्य सरकारी बैंकों का सरकार या तो 4 बजे हुए बैंकों में विलय करेगी या फिर उनमें हिस्सेदारी घटाएगी। इन बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी को 26% तक सीमित कर सकती है। सब्जियों की कीमत में फिर से उछाल आ गया है। वजह मौसम में बदलाव और आपूर्ति कम होना है। सिल्क सिटी में आलू की कीमत कम होने की वजह से दिन और दिन बढ़ ही रही है। विगत कुछ दिनों में आलू की कीमत क्विंटल में बढ़ने का असर खुदरा बाजार पर भी पड़ा है। थोक मंडी में आलू 400 रुपए कुंटल बढ़ा है, जबकि खुदरा कीमत में 5 से 6 रुपया प्रति किलो के हिसाब से इजाफा हुआ है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आलू पश्चिमी बंगाल और झारखंड से नहीं आ रहा है। आगरा और स्थानीय और
कोल्ड स्टोरेज का आलू बाजार में है। वहीं शिमला मिर्च, टमाटर और बैगन और करेला के भी दाम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।